हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। दोस्तों, इसका हमने फर्स्ट टॉपिक पहले भी पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो में हम इसका सेकंड टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि औपनिवेशिक भारत में चरवाहों का जीवन किस तरह का था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चारागाह सिमट गए, इधर उधर आने जाने पर बंदिशें लगी और उनसे जो लगान वसूल किया जाता था उसमें भी वृद्धि हुई। खेती में उनका हिस्सा घटने लगा और उनके पेशे और हुनरों पर बहुत गहरा असर पड़ा। आइए देखें कि यह सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। पहली बात, अंग्रेज सरकार चारागाहों को खेती की जमीन में तब्दील कर देना चाहती थी। तो अंग्रेजी सरकार जो थी वो चारागाहों को खेती की जमीन में तब्दील करना चाह रही थी। ठीक है, जमीन से मिलने वाला लगान उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। मतलब कंपनी की आमदनी का एक बड़ा स्रोत था, जमीन से जो लगान मिलता था वो। इसलिए वे नहीं चाहते थे कि चारागाह रहे, उन चारागाहों को खेती की भूमि में तब्दील कर देना चाहते थे अंग्रेजी सरकार। ठीक है, खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। और इतना ही नहीं, इससे जूट, पटसन, कपास, गेहूं और अन्य खेतीहर चीजों के उत्पादन में भी इजाफा हो जाता, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज्यादा जरूरत होती रहती थी। अंग्रेजी अफसरों को बिना खेती की जमीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था। मतलब अंग्रेजी अफसरों को एक ही चीज लगता था कि अगर ये खेती की जमीन है तो इससे हमें प्रॉफिट मिल सकता है और इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, जिस भूमि में खेती नहीं होती थी उसका मतलब इन्हें समझ में नहीं आता था कि इसका क्या यूज है यहाँ के समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। ठीक है, उससे न तो लगान मिलता था। मतलब इनका कहना है, अंग्रेजों का कहना है कि बिना खेती वाली जमीन से न तो लगान मिलता था और ना ही उससे उपज मिलती थी। अंग्रेज ऐसी जमीन को बेकार मानते थे, उसे खेती के लायक बनाना जरूरी था। और इस बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं सदी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में प्रति भूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। इन कायदे कानूनों के जरिए सरकार गैर खेतीहर जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी और इन लोगों को कई तरह की रियायतें दी गई और इस जमीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया और ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया और इस तरह कब्जे में ली गई ज्यादातर जमीन चरागाहों की थी। चरवाहे, मतलब जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। मतलब इस तरह से जिन भूमियों को, जिन जमीनों को कब्जे में लिया गया, वो उनमें से ज्यादातर जमीनें चरागाहों की थी और जिनमें चरवाहे जो थे वो लगातार नियमित रूप से उनका इस्तेमाल करते थे अपने पशुओं के लिए। इस तरह खेती के फैलाव से चारागाह सिमटने लगा और चरवाहों के लिए समस्याएं पैदा होने लगी। ठीक है, ये पहली बात थी। अब दूसरी बात क्या है, चरवाहों का जीवन किस तरह से प्रभावित हुआ औपनिवेशिक शासन के दौरान, अंग्रेजी शासन के दौरान, जब यहाँ ब्रिटिश लोगों का शासन था उस दौरान। ठीक है, 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम पारित किए जाने लगे और इन कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसे जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां देवदार और साल जैसे कीमती लकड़ी पैदा होती थी। और इन जंगलों में चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई और कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया और इन जंगलों में चरवाहों को चरवाही के लिए कुछ परंपरागत अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी बहुत सारी बंदिशें लगी रही। औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं को चराने से छोटे जंगली पौधे और पेड़ों की नई कोपलें नष्ट हो जाती है और उनकी राय में चरवाहों के रेवड़ छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कोपलों को खा जाते हैं, जिससे नए पेड़ों की बढ़त रुक जाती है जंगलों में। ठीक है, ये लगता था अंग्रेजों को।
वन अधिनियमों ने चरवाहों की जिंदगी बदल डाली और अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे का स्रोत थे। ठीक है, जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई वहां भी उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी और जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से तय होती थी और वह जंगल में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। अब चरवाहे किसी जंगल में, देखिए इसे हम मिटा लेते हैं, जो चरवाहे थे वो बहुत कम ही दिन अब बिता सकते थे जंगल में क्योंकि परमिट लेना पड़ता था। और अब चरवाहे किसी जंगल में ज्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले ही वहां चारा कितना ही हो, घास कितनी भी क्यों न हो और चारों तरफ घनी हरियाली ही क्यों न हो। उन्हें इसलिए निकलना पड़ता था क्योंकि अब उनकी जिंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए गए परमिटों के अधीन थी। परमिट में पहले ही लिख दिया जाता था कि वह कानूनन कब तक जंगल में रहेंगे। अगर वह समय सीमा का उल्लंघन करते थे तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। तो ये सेकंड बात थी जिससे प्रभावित हुआ इन चरवाहों का जीवन। अब तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात ये थी कि अंग्रेज अफसर घुमंतू किस्म के लोगों को शक की नजर से ही देखते थे और वे गांव-गांव जाकर अपनी चीजें बेचने वाले कारीगरों व व्यापारियों और अपने रेवड़ के लिए हर साल नए-नए चारागाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल लेने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गांवों में रहे और उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हों। इस तरह की आबादी की पहचान करना और उनको नियंत्रित करना ज्यादा आसान था जो गांव में रहते थे, जो एक जगह टिक कर रहती हो। ऐसे लोगों को शांतिप्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था। घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था और 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम यानी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में रख दिया गया। 1871, इसको आपको नोट करके रखना चाहिए। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम यानी कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया और इस कानून के तहत क्या था, तो इसको हम ग्रीन कलर से करते हैं। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों, चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में रख दिया गया। ये किस नियम के अनुसार? तो 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम यानी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया। ठीक है, उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया और इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अनुसूचित गांवों बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई और ग्राम्य पुलिस उन पर सदा नजर रखने लगी। इस तरह से उनकी जिंदगी प्रभावित हुई। ठीक है, चौथी बात क्या थी? अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीजों और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। चरवाहों से चरागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा और देश के ज्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती चली गई और टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। 1850 से 1880 के दशकों के बीच टैक्स वसूली का काम बकायदा बोली लगा कर ठेकेदारों को सौंप दिया जाता था। यानी 1850 से 1880 में क्या हो रहा था कि ठेकेदारों को सौंप दिया जाता था बोली लगाकर। जो ठेकेदार बोलता था कि मैं इतना टैक्स ला करके पे करूंगा आपको, तो जो ठेकेदार सबसे ज्यादा बोली लगाता था कि मैं इतना टैक्स आपको इस गांव से पे कर सकता हूँ, उस ठेकेदार को उस गांव की ठेकेदारी, उस गांव में टैक्स वसूलने की ठेकेदारी दे दी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे
उसे वसूल करने और साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बनाने के लिए वे जितना चाहे उतना वसूल कर सकते थे। 1880 के दशक तक आते-आते सरकार ने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया और हर एक चरवाहे को एक पास जारी कर दिया गया। किसी भी चरागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था और चरवाहे के साथ कितने जानवर हैं और उनसे कितना टैक्स चुक और उसने कितना टैक्स चुकाया है, इस बात को उसके पास दर्ज कर दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी हो रही थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसी का सब टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इन बदलावों ने चरवाहों की जिंदगी को किस तरह से प्रभावित किया। तो हमने 4-5 बातें देखी जो औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों के जीवन में हुआ। ठीक है, चरवाहे किस तरह से प्रभावित हुए। अब हम देखते हैं कि चरवाहे किस तरह से प्रभावित हो रहे थे इन बदलावों से। इन चीज़ों की वजह से चारागाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई। जैसे-जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चारागाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेतों में बदला जाने लगा, वैसे-वैसे चारागाहों के लिए उपलब्ध इलाका सिकुड़ने लगा। इसी तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा यह हुआ कि गड़रिये और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगल में पहले जैसी आज़ादी से नहीं चरा सकते थे। जब चारागाह खेतों में बदलने लगे तो बचे-खुचे चारागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी और इसका नतीजा यह हुआ कि चारागाह सदा जानवरों से भरे रहने लगे और अब तक तो घुमंतू चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही एक इलाके में चराते थे और उसके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे और इस अदला-बदली की वजह से पिछले चारागाह भी फिर से हरे-भरे हो जाते थे, लेकिन चरवाहों की आवाजाही पर लगी बंदिशों और चारागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चारागाहों का स्तर गिरने लगा और जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा। फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लगी और चारे की कमी और जब तब पड़ने वाले अकाल की वजह से कमजोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। चरवाहों और इन बदलावों का सामना चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया। ठीक है, तो इस तरह के घोर मतलब असंतुष्ट होने वाले बदलाव आए, मतलब असंतोष वाले बदलाव आए इस समय में, लेकिन इन बदलावों का चरवाहों ने किस तरह से सामना किया वो यहाँ लिखा हुआ है। इन बदलावों पर चरवाहों की प्रतिक्रिया कई रूप से सामने आई। कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी और अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े-बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे। जब पुराने चारागाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया तो कुछ चरवाहों ने नए-नए चारागाह ढूंढ लिए और मिसाल के तौर पर ऊंट और भेड़ पालने वाले राइका 1947 के बाद न तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और न सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच खींच दी गई नई सीमा रेखा ने उन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया और जाहिर है कि उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे और जहां कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में वे अपने मवेशियों को चरा सकते हैं। इसी समय खेतों को खाद की भी ज़रूरत रहती थी जो उन्हें इन जानवरों के मल मूत्र से मिल जाती थी। समय गुजरने के साथ कुछ धनी चरवाहे ज़मीन खरीदकर एक जगह बसकर रहने लगे। उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे जबकि कुछ व्यापार करने लगे। जिन चरवाहों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था वे सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे और इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बनकर रह गए। वे खेतों या छोटे-मोटे कस्बों में मजदूरी भी करते दिखाई देने लगे। तो इस तरह के चेंजेस आए, बदलाव की वजह से जो चरवाहे थे वो अपने आप को बदल रहे थे। इस सब के बावजूद चरवाहे न केवल आज भी जिंदा हैं बल्कि हाल के दशकों में भी कई जगह उनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है। जब भी किसी इलाके में चरवाहों में उनके दाखिले पर रोक लगा दी जाती है, वे अपनी दिशा बदल लेते हैं, रेवड़ छोटा कर लेते हैं और नई दुनिया के मिजाज से तालमेल बैठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने लगते हैं।
बहुत सारे परिस्थिति विज्ञानी मानते हैं कि सूखे इलाकों और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाही ही सबसे व्यवहारिक रास्ता होता है। बहरहाल चरवाहों पर इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे भारत देश में नहीं थोपे गए थे। दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नए कानूनों और बसाहट के नए तौर तरीकों ने उन्हें आधुनिक दुनिया में आ रहे बदलावों के मुताबिक अपनी जिंदगी का ढर्रा बदलने पर मजबूर किया है। आधुनिक विश्व में आए इन बदलावों से निपटने के लिए बाकी देशों के चरवाहों ने क्या रास्ते अपनाए, वो हम देखेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है अफ्रीका में चरवाहा जीवन। ठीक है, तो थर्ड टॉपिक में हम देखेंगे कि जैसे भारत में जो चेंजेस आ रहे थे उसी तरह से और भी देशों में चेंजेस आ रहे थे। उन चेंजेस को किस तरह से एक्सेप्ट किया गया चरवाहों के द्वारा और चरवाहों का जीवन किस तरह से बदला, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, अफ्रीका में चरवाहा जीवन। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में हमने जाना कि औपनिवेशिक भारत में औपनिवेशिक नियम कानूनों की वजह से चरवाहों का जीवन किस तरह से प्रभावित हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और भी वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।